नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 2 दिसंबर 2025 और देखते हैं 2 दिसंबर 2025 के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज हमारे काम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, अच्छा ये वाली जो न्यूज है आपने द हिंदू के फ्रंट पेज पर तो देखी होगी, सेम आपने इंडियन एक्सप्रेस और बाकी सब न्यूज चैनल्स पर देखी होगी, है ना, या न्यूज पेपर्स पर देखी होगी। तो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संचार साथी ऐप मस्ट बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन फोन्स डीओटी। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो काम करता है, वो कह रहा है कि भाई हमारे फोन के अंदर पहले से संचार साथी ऐप होना चाहिए, इनबिल्ट होना चाहिए। यानी कि आप उसे ना तो निकाल सकते हो ना आप उसे डिलीट कर सकते हो। कहने का मतलब ये वो उसमें पहले से आएगा और आपकी मजबूरी है उसे आपको चलाना पड़ेगा। तो क्यों इसको लाया जा रहा है? तो देखो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, डिजिटल अरेस्ट आपको देखने को मिलता है। एक और न्यूज है सिमिलरली जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फ्री हैंड कर दिया है कि आप कुछ भी करिए, डिजिटल अरेस्ट जैसे जो स्कैम्स हो रहे हैं उनको कम कीजिए। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है उसने भी कह दिया, यानी भारत सरकार ने कह दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि हम क्या करने वाले हैं, संचार साथी ऐप जो प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके मोबाइल में। तो क्या है समझना, देखो जितने भी सारे फ्रॉड के काम होते हैं, जितने भी स्कैम के काम होते हैं, सारे के सारे किसी ना किसी के चुराए हुए स्मार्टफोन से या फिर किसी न किसी की चोरी की हुई या जो सिम नंबर्स होते हैं उनके मिसयूज से होते हैं। कोई भी अपने नाम पे सिम निकलवा कर, अपने आधार कार्ड से सिम निकलवा कर क्राइम नहीं करता है, ठीक है। क्राइम हमेशा दूसरे के मोबाइलों से, दूसरे की आपके कह सकता हूँ रिसोर्सेज का यूज कर ही किए जाते हैं। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा फेज है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्मार्टफोन चलते चलते मोबाइल चोरी हो जाता है। तो क्यों ना एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जाए कि आपके मोबाइल में पहले से प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी ऐप हो। आपका मोबाइल चोरी हुआ, आपकी पूरी डिटेल है, आपके पास जस्ट एक नंबर है, लॉगिन आईडी जो भी हो क्राइटेरिया होगा, आप गए वेबसाइट के ऊपर, आपने तुरंत उस मोबाइल को बंद कर दिया, तुरंत वहीं की वहीं वो मोबाइल क्या हो जाएगा, उसका IMEI नंबर ये सब काम ही नहीं करेंगे, ऑन ही नहीं होने वाला वो। अगर उसकी लोकेशन ऑन है तो डेफिनेटली हम उसे ट्रैक भी कर पाएंगे। तो मतलब किसी भी तरह का कोई भी स्कैम आपके किसी डाटा का यूज करके आपके नाम पर कोई दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। जस्ट इस तरह की चीजों को रोकने के लिए हमने क्या किया, इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, हमारी भारत सरकार ने संचार साथी ऐप नाम की एक चीज लॉन्च की है, ठीक है, जो पहले से आपके मोबाइल में होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअल में कब आया था? ये 2023 में। उसमें ये ऐप नहीं था बट ए सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म था टू प्रोटेक्ट टेलीकॉम यूजर्स फ्रॉम फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, स्कैम्स एंड मिसयूज ऑफ द मोबाइल नंबर्स। अब इसको ऐप बनाने की बात की जा रही है। द डॉट ऑर्डर्स रिक्वायर प्री इंस्टॉलेशन ऑफ संचार साथी ऐप ऑन द न्यू ऑल फोन्स, ठीक है, जो भी 2026 मार्च से मोबाइल आएंगे उन सब में होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। For devices that are in the market, the app must be installed as part of an OS software update। आपने पढ़ा होगा जो आपके मोबाइल पर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो उसके अंदर ये ऑप्शन होना चाहिए कि आपके मोबाइल में इसको डाल दिया जाए ताकि जो एग्जिस्टिंग मोबाइल है वो भी इसमें कवर हो सके। The app is used for blocking stolen phones, ensuring IMEI on the device is genuine, reporting scam calls. Government says 50,000 lost phones are recovered per month due to the app। है ना, 50,000 मोबाइल पा लिए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। द मूव मे फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट मेकर एप्पल विच हैज रजिस्टर्ड सिमिलर मूव्स बाय ट्राई इन द पास्ट। यानी कि हो सकता है कि हमारा जो एप्पल है वो इसको लागू ना ही करे, क्योंकि वो जो है वो अपने सेफ्टी फीचर, देखो सेफ्टी की बात आती है तो हो सकता है कि अभी देखो हम पढ़ रहे हैं, कुछ लोग देखना कुछ दिन में सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएंगे। क्यों? प्राइवेसी। आप देखो आपके मोबाइल को कंट्रोल किया जा रहा है, यही हुआ, मोबाइल चोरी हुआ, तुरंत उसको बंद कर दिया। अब क्या पता उसका जो डाटा है, आपने कौन कौन से परमिशन अलाउ कर रखी है, उस प्राइवेट डाटा का आपकी प्राइवेसी को कौन देख रहा है पीठ पीछे, क्या उसका गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है, क्या फिर उसका कोई और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो सकते हैं, और समझ में आ रही है, क्योंकि डाटा लीक ऐसे ही हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे डैम्स बने होते हैं, है ना, पावर ग्रिड सिस्टम बने होते हैं, वहां पर वो सॉफ्टवेयर से चल रहे होते हैं, हल्का सा माल फंक्शन होता है, सारा का सारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि पीठ पीछे तुम्हारी
डाटा ही चुरा लिए जाएं, तो ये सेफ्टी कंसर्न भी रहने वाला है। फिर आपके सामने आ जाएगा आर्टिकल 21 जो आपको क्या कहता है, राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ में आपने के.एस. पुट्टा स्वामी जी को पढ़ा होगा, और अगर आप लीगल के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली इनके बिना कहाँ पढ़े होंगे, है ना। 2017 वाले केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो तुम्हारी प्राइवेसी है वो प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 में ही आती है, जो कि सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन है। तो या तो पहले हमें बताएं कि कौन सा डाटा लेने वाले हैं, कौन सा नहीं लेने वाले हैं, कहाँ उसका यूज होने वाले हैं, अदरवाइज बहुत सारे इश्यूज हमें देखने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा स्कोर पढ़ लेते हैं। ठीक है, इट कैन ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट ऑफ फोन्स अक्रॉस ऑल नेटवर्क्स, ट्रैक एंड ट्रेस स्टोलन डिवाइसेस। ठीक है, वही सब है। अब जब एक बार लागू हो जाएगा तो दोबारा से हम इसे पढ़ लेंगे। It allows users to check all mobile numbers issued on their Aadhaar card. Users can report unknown or unauthorized numbers, get fraudulent SIMs disconnected, prevents misuse of your identity in digital arrest scams, loan apps। आपने देखा होगा ना कि आपको एक ऑर्डर आया था, जी आया था, उस ऑर्डर के अंदर हमने देखा कि आपने कुछ भेजा था, उसमें तो चरस गांजा मिला है। हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं आप हमारा वीडियो कॉल उठाइए। आपने वीडियो कॉल उठाया और आप डर गए तो आपको वो लूट लेंगे। यही होता है डिजिटल स्कैम। आपके मोबाइल में पैसे आएंगे 500-1000 रुपए, आपसे पूछेगा मेरे से गलती से चले गए, प्लीज वापस कर दें। आपने एग्री किया तो दिक्कत क्या है, देखो मेन प्रॉब्लम क्या आती है ना हमारे सामने, मेन प्रॉब्लम आती है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, फिर इसको डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट। द संचार साथी है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ पोर्टल इन 2023, जैसा हमने पढ़ा था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRI जो है इसको यूज करती है। ऑलमोस्ट 2.9 करोड़ रिक्वेस्ट टू सी मोबाइल कनेक्शंस एसोसिएटेड विद ए सर्टेन user have been made. The site says spoof tempered IMEIs in telecom networks leads to situations where same IMEI is working in different devices. तो यही सब हमें करना है, ठीक है। India has a big second-hand mobile device market. Cases have also been observed where stolen or blacklisted devices are being resold. It makes the purchaser abater in crime and cause financial loss to them. ठीक है, तो यही सब नहीं होने देना है। देखो नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, सिमिलर है बस। सुप्रीम कोर्ट गिव्स सीबीआई फ्री हैंड टू स्टॉप डिजिटल अरेस्ट। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, समझ गए ना, कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपने कुछ भेजा था, उस पार्सल में ये मिला है और आपको पुलिस स्टेशन में आना होगा। हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं प्लीज आप ये आइए, वरना आप इतने पैसे भेज दीजिए, हम आपके केस को रफा दफा कर देंगे, क्लोज कर देंगे। लोग क्या होते हैं, देखो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है ना इस चीज में, डिजिटल अरेस्ट में, हालांकि हमारे नरेंद्र मोदी जी है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो काफी बार इस चीज को बोल चुके हैं कि भाई डिजिटल अरेस्ट से बचो, डिजिटल स्कैम से बचो। इवन जो आपके जब आप किसी को कॉल करते थे तो याद करो अमिताभ बच्चन जी की आवाज में भी बोला जाता था, या अमिताभ बच्चन जी बोलते रहते थे कि डिजिटल स्कैमर से बचें। आरबीआई भी ये कहता है कि किसी को ओटीपी ना बताएं। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो एआई इतना डेंजरस लेवल पे पहुंच चुका है कि ये लोगों को तुरंत बेवकूफ बना देता है। लोग जो अनपढ़ लोग हैं या जो रूरल इलाके के लोग हैं समझ ही नहीं पाते हैं, जो अभी अभी मोबाइल चलाना शुरू किए हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो हर चीज को सच मान लेते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि लोगों में स्कैम, आपको विश्वास नहीं होगा, इस साल मोर देन 5000 करोड़ रुपीस अब तक जा चुके हैं हमारे लोगों के देश के। इंडिया का लॉस है किसमें, डिजिटल स्कैम अरेस्ट के अंदर, समझ गए। तो बहुत ज्यादा लेवल पर ये चल रहा है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये बात आ गई, उसने कह दिया भाई सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नोडल एजेंसी होती है, ठीक है, जो स्टेट टू स्टेट जा सकती है, किसी भी स्टेट में एक जनरल कॉन्सेंट के थ्रू क्या कर सकती है, सर्च कर सकती है, किसी को भी अरेस्ट करने की ये सब पावर रखती है, ठीक है। उसे कहा कि भाई कुछ भी करो लेकिन किसे रेगुलेट करो, डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लॉन्च क्या करो, कंट्रोल करो, इसे खत्म करो, समझ गए। अच्छा, इसमें एक बैंक अवेयरनेस भी होती है ना, लोगों को अवेयर नहीं होता है कि मैं आपके बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, ठीक है मैनेजर साहब आप ओटीपी बता दीजिए, आप सीवी नंबर बता दीजिए, ठीक है मैनेजर साहब, और इधर से आपने ठीक है बोला, उधर से आपके पैसे उड़ गए। बात समझ में आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। The Central Vigilance Commission has superintendence over the CBI investigations in case of corruption under the Prevention of Corruption Act 1988। कौन सी एजेंसी है सीबीआई? सीबीआई कब बनी थी? 1963 में। कौन सी कमेटी पर? काफी बार हमने पढ़ा है, संथानम कमेटी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी सीबीआई वाज फॉर्म, ठीक है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। सीबीआई पावर कहां से गेन करती है, तो याद रखना सीबीआई को पावर दिल्ली पुलिस स्पेशल जो एक्ट आया था 1946 वहां से मिली हुई है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, सिंपल सा।
सीबीआई जो होता है उसका जो चेयरमैन होता है, उसका जो हेड होता है बेसिकली, है ना, डायरेक्टर जो होता है, उसे कौन अपॉइंट करता है? तो उसमें एक प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और एक उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी भी होते हैं। ये तीन लोगों के उससे ही क्या बनता है, वो चूज किया जाता है, कुछ फैक्ट किया जाता है, ठीक है। और कौन कौन से हमारे पास मेजर्स हैं, जस्ट फॉर आवर एग्जाम पर्पस, है ना, क्योंकि फैक्चुअल डाटा मुझे पता होने चाहिए, ठीक है, ये सब तो समझने के लिए अच्छा है। तो कुछ और भी चीजें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए, जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम I4C कहते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ए नोडल एजेंसी टू डील विद द साइबर क्राइम इंक्लूडिंग डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। इट रन्स द नेशनल वाइड साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, आपको पता भी होना चाहिए। अगर आप इस पे कॉल करते हो तो डेफिनेटली विक्टिम्स कैन रिपोर्ट विद इन 30 मिनट्स टू फ्रीज द फ्रॉडलेंट मनी ट्रेल। अगर आपने पैसा भेजा है, गलती से हो गया है, फ्रॉड हो गया है, तो 30 मिनट के अंदर अंदर फोन कर दीजिए, आपके पैसे को बचा लिया जाएगा। ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि उस जिस अकाउंट में आपके पैसे गए हैं, या आपके पैसे जहां से कट के जहां गए हैं, उसको तुरंत फ्रीज कर दिया जाए। आपका तो हो गया फ्रीज, क्या और ना कटे, सामने वाले का भी फ्रीज हो जाना चाहिए, ताकि उस पैसे की रिकवरी भी की जा सके। और इन सब चीजों पे काम करने की हमें नीड है। CBI functions under the administrative control of the Ministry of Personal Public Grievance and the Pensions, ठीक है, तो ये उसकी नोडल मिनिस्ट्री, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। I4C कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। फॉर स्पेसिफिक मैटर्स सच एज इन्वेस्टिगेशंस इनटू करप्शन केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इट्स सुपरिंटेंडेंस लाइज विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इधर पढ़ा था, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या कह रहा है? डिजिटल अरेस्ट विक्टिम्स आर मेड टू बिलीव गवर्नमेंट अथॉरिटीज are entitled to their hard-earned money and they are subjected to coercive acts of extortion, investment scam, part time jobs। आपने देखा हो ना, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, है ना, दिन के 5,000 रुपए कमाना चाहते हो, इस लिंक पर क्लिक करो, आपने क्लिक किया, आपको बेवकूफ बनाकर पैसे ले लेते हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए, ठीक है। एक हमारे यहाँ पर CERT इन है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसको इश्यूज एडवाइजरीज ऑन फिशिंग, इंपर्सोनेशन स्कैम्स, मालवेयर, ट्रैक साइबर थ्रेट्स फ्रॉम सोशल मीडिया बेस्ड फ्रॉड नेटवर्क्स, ठीक है, जैसे मेटा, गूगल, एप्पल जो भी है। सोशल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी बनाई गई IT रूल्स 2021 में। वैसे IT एक्ट कब आया था? 2000 में आता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। Mandatory grievance officers and 24 hours take down of the harmful content. National cyber awareness campaign stay safe ऑनलाइन चलाया गया, ठीक है। फर्स्ट वेंसडे ऑफ द एवरी मंथ क्या बनाया जाता है? साइबर जागरूक दिवस बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। RBI measures टू कंट्रोल फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स, उसके लिए UPI, ऑटो पे, ये सब बनाए गए, ठीक है, उनकी लिमिट की गई। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल डायरेक्शंस 2021, कंपल्सरी कस्टमर अलर्ट्स एंड फ्रॉड रिपोर्टिंग, ये सब रूल्स बनाए गए। हालांकि अब तो ऐसा भी हो जाएगा, जब कोई आपको कॉल करेगा तो यू विल सी द नेम ऑफ द कॉलर, आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा कौन तुम्हें कॉल करना चाह रहा है, ठीक है, ये भी उसके फीचर्स में है। डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिज्म्स टू ब्लॉक स्पूफ्ड कॉल्स, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है समन्वय प्लेटफॉर्म। दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स joint management information system offering insights on the interstate linkage of cyber crimes and aiding in the डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सच एक्टिविटीज, ठीक है। अगर मान लो राजस्थान में बैठ के किसी ने झारखंड के आदमी से स्कैम कर दिया, तो डेफिनेटली उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया, जो I4C के अंडर में काम करता है, ठीक है, तो वही सब बातें। नेक्स्ट है द नीड फॉर हार्ट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपने पढ़ा होगा कि हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, और हम विकसित भारत अगर बनना चाहते हैं तो टारगेट ईयर है 2047। और उसके लिए हमारे पास देखो, महात्मा गांधी जी ने कहा था, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर किसी देश को मजबूत बनाना है तो उसके बेसिक यूनिट को स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा। एंड बेसिक यूनिट ऑफ एनी नेशन लाइज विद इन द विलेज, गाँव में लाई करती है। अगर मेरे देश के गांव स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो डेफिनेटली मेरा देश महान बन जाएगा। तो गांव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और शहर भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग शहरों में आकर बस गए। तो ये गांव ही तो था जयपुर पहले, धीरे धीरे गांव का मतलब छोटा कस्बा टाइप था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। गांव आसपास के गांव जयपुर में एड ऑन हो गए, तो जयपुर कहलाने लगा। गोपालपुरा, दुर्गापुरा कभी ना कभी गाँव ही हुआ करते थे। तो ऐसे करके मुझे उनको भी प्लान करना चाहिए। तो दो स्कीम हमारे पास हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए, ठीक है।
2015 में 2 स्कीम लेकर आते हैं। एक को नाम दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, उसमें कहा गया कि हम लोगों को क्या देंगे, घर देंगे, ठीक है। एक को कहा गया स्मार्ट सिटीज मिशन, कि हम भाई क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या बनवाएंगे, तो उनके लिए घर बनवाएंगे ना। बेसिकली इस तो आर्टिकल में अर्बन की बात कर रहा है, शहरों की बात कर रहा है, ठीक है। अब 2 स्कीम थी, दोनों 2015 में आई। स्मार्ट सिटी क्या था, देखो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना कर देना, अच्छा घर बना कर देना, जो घर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं उसे, डिस्काउंट रेट्स पर ये सब दिया जाएगा, ठीक है, सब्सिडी वाले होम मिल जाएंगे, ऐसा। स्मार्ट सिटी का मतलब था स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, इधर से चोर ने पर्स किसी का छीना, उधर से पुलिस ने उसे पकड़ लिया, इधर से बाइक चोरी हुई, उधर बाइक वाला पहुंचा नहीं, दूसरी गली में पकड़ लिया। मतलब स्मार्ट मैकेनिज्म होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि तुम ऐसे कचरा डाले, कचरा गायब, कचरे का पहाड़ नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं। कचरे के ऊपर भी एक वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ, डेफिनेटली एनालिसिस का पार्ट है, बात करने लायक है ना, एक्चुअल कम है लेकिन बात करने लायक, बहुत अच्छा टॉपिक है ना। जैसे यहाँ पर मैं कह रहा था वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, सेवर जो प्लानिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, नहीं है। तो स्मार्ट सिटीज मिशन आया था 2015 में, है ना, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं पाया, वो बाद की बात है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि हमें अगर अच्छे से आगे डेवलप करना है, देखो जैसे पीएम की बातें होती हैं, है ना, पीएम प्रधानमंत्री की नहीं, पार्टिकुलेट मैटर जो होता है आपका, जो पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज्यादा, PM 2.5 10 जो हम डिस्कस करते हैं दिल्ली वाले केस में, ये कम होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो उसको कम करने के लिए हमें भी उसमें आने की जरूरत है। डेली लाइफ इन अर्बन इंडिया, यंग commutes, polluted air, shrinking green space and rising stress has resulted in rising health risk. Access to care remains limited even as cities promise opportunity. Yet few have addressed this crisis through deliberate evidence-based planning. A surge in heart disease and diabetes, cardiovascular ailments are a main reason now for the urban deaths, with prevalence rate nearly twice that of the rural India and witnessing more patients under the age of 50. लोग गांव से शहरों में इसलिए आते हैं कि अच्छी लाइफ जिएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तंबाकू फ्री जीवन जिएंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहने चले गए, बहुत हेल्दी हो, आपकी जिंदगी के 10 साल सीधे कम हो जाने हैं, ये आजकल रिपोर्ट कह रही है ना। तो डेफिनेटली वही चीज इसने डिस्कस की हुई है और डिस्कस करने लायक टॉपिक है, डेफिनेटली आपको इसे पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें इसमें, जैसे तंबाकू फ्री यूथ, ठीक है, कोई काम ही नहीं कर रहा है ना, तंबाकू कैसे फ्री होगा, है ना। हमारा टारगेट है एशिया कुड सी 91% राइज इन द कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी बाय 2050, यानी कि एशिया में 2050 तक लगभग 91% जो लोग हैं वो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी यानी कि हार्ट की डिजीज से इनसे मारे जाएंगे, ठीक है। डायबिटीज की बात कर रहा, और आप तो जानते हैं इंडिया इज नोन एज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, ये तो आपको शायद पता ही होगा कि भारत जो है उसको डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इन सब के लिए कहीं ना कहीं आप शहरों में जाओगे, उन शहरों में देखो पहले क्या होगा, बिल्डिंगें बन जाएंगी, फिर पार्क की बात की जाती है ना। आप जिम करना चाहते हो, ठीक है, जिम कर रहे हो, लेकिन जिम करने के बाद जो है एनवायरमेंट चाहिए, जो शुद्ध हवा चाहिए वो नहीं मिल रही है तुम्हें, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट की बातें की गई है, उसमें डिजीज की बातें की गई, उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बातें की गई है, समझ गए। तो जस्ट एक अच्छा टॉपिक है, यू कैन रीड इट, है ना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फैक्चुअल थोड़ा कम ही है। फर्स्ट, वॉकेबिलिटी एंड एक्टिव मोबिलिटी, सेफ शेडेड फुटपाथ्स, साइकिल लेन्स होनी चाहिए, ठीक है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स होनी चाहिए। आप जिस शहर में रहते हो वहीं देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्री कवर होना चाहिए, पार्क, अर्बन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, ना। थर्ड, मिक्स लैंड यूज होना चाहिए, कंबाइनिंग रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल एरियाज, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफोर्डेबल, क्लीन एनर्जी ट्रांजिट इम्प्रूव्स एक्सेस, रिड्यूस एमिशंस नहीं है यहाँ पे। फिफ्थ, हेल्दी फूड इकोसिस्टम होना चाहिए, लोकल मार्केट्स होनी चाहिए, कम्युनिटी गार्डन्स होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द जंक फूड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैनी अर्बन हेल्थ रिस्क रिमेन इनविजिबल येट डेडली, फाइन पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम व्हीकल्स, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। मैं जस्ट सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया हुआ है कि एक ट्रैफिक, है ना, कांस्टेबल है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो कह रहा है कि जब उसके लंग्स का स्कैन किया गया तो उसके लंग में ब्लैक डॉट दिख रहे थे पोल्यूशन की वजह से, दिल्ली में पॉजिटिव है वो। तो डेफिनेटली इन चीज़ों पर भी हमें काम करने की जरूरत है, बस यही कह रहा है, ठीक है। वही सब बातें जो हमने पढ़ी यहाँ पे लिखी हुई है, मोर्टेलिटी वाला, होलिस्टिक प्लानिंग एफर्ट्स, डिजिटल इनोवेशंस की नीड है, या इनेबल्ड सेंसर्स होने चाहिए ना, ये सब हमें रखने चाहिए। नेक्स्ट है WHO टर्म्स, ओबेसिटी ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, ठीक है, वही है। सिमिलरली WHO क्या होता है, बस 2-4 बातें याद रखनी है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते
है, ये भी याद रखना। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, सिंपल से याद रखना, ठीक है। अब एक बात समझना, WHO का काम क्या है, दुनिया में जब भी कभी कोई डिजीज आती है, चाहे वो पैंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, एंडेमिक हो, उसे कंट्रोल करना, उसे खत्म करना। आपने सुना होगा पोलियो एंड पोलियो का टारगेट ईयर, टीबी का टारगेट ईयर, जैसे भारत का 2025 है ना, इसका 2030 है, तो ये सब करने का काम करता है। इसका कहना है कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जो लोग होंगे उनकी जो डेथ होगी, और कौन सी बीमारी है जो आपका क्राइसिस बनने वाली है, वो क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी बोले तो मोटापा, ठीक है, जस्ट रीडेबल है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। पीएम मोदी कॉल्स श्रीलंकन प्रेसिडेंट टू ऑफर कंटिन्यूड सपोर्ट विद द साइक्लोन रिलीफ। कौन सा साइक्लोन आया हुआ है, दित्वाहा। अब जो आपका दित्वाहा साइक्लोन आया हुआ है बेसिकली, है ना, दित्वाहा, ठीक है। अब साइक्लोन कैसे बनते हैं, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने ऑलरेडी काफी बार डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। ओशियंस के अंदर कुछ यूं पानी उठता है, ठीक है। क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर या लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर होता है कितना टेम्परेचर, तो एवरेज टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस प्लस होना चाहिए। कोरियोलिसिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। कोरियोलिसिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर होती है, पोल्स पर होती है, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफी बार, अभी कुछ दिन पहले भी साइक्लोन आया था तब हमने पढ़ा था, ठीक है। जब CF ग्रेटर देन 0 होता है, टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर 26-27 डिग्री प्लस होता है, देन साइक्लोन जनरेट होता है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एरिया बनता है और कुछ पानी उठ के गिरता रहता है। ये जो बीच वाला रीजन होता है इसे हम साइक्लोन की आई कहते हैं, उसकी आंख कहते हैं, और इसकी आंख में कभी भी बारिश नहीं होती है, ठीक है। साइक्लोन की आंख का डायमीटर जो होता है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर होता है, ठीक है। पूरे साइक्लोन का अगर डाया कैलकुलेट किया जाए तो ऑलमोस्ट 400 से 500 किलोमीटर पाया जाता है, ठीक है। और ये जहाँ भी टकराते हैं वहाँ पर डिस्ट्रक्शन, ये सब कॉमन बात है। तो अभी श्रीलंका में आया हुआ है, तमिलनाडु हमारे जो साउदर्न स्टेट है उनमें ये अभी आ रखा है, ठीक है। श्रीलंका में हम अपनी हेल्प भेज रहे हैं, ठीक है। हमने ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, पीएम मोदी ने वादा किया है हेल्प करने का। ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन सागर बंधु। ये भी याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं खासकर एलेट के एग्जाम में, ठीक है। सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु, ऐसे इसको याद कर लेना, ठीक है। जैसे हमने, है ना, बहुत सारे स्टेट कंट्रीज में भी हम करते रहते हैं ऑपरेशन दोस्त, ऐसे बहुत सारे किए हमने, ठीक है। सिंपल से याद रखना अभी के लिए करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, साइक्लोन को नाम देने वाले 13 कंट्रीज का ग्रुप होता है, सब अलग अलग बारी बारी से नाम देते हैं, ठीक है। समझ गए, इस बार इसका नाम दित्वाहा रखा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो साइक्लोन वगैरह होते हैं बेसिकली इनके क्या नाम होते हैं, तो याद रखना इसको पैसिफिक रीजन में क्या कहते हैं, तो इससे चाइना और जापान वाले रीजन में टाइफून कह देते हैं, ठीक है। USA ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की तरफ इसको हरिकेन कह देते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कह देते हैं, और हमारे यहाँ पर इसे हम साइक्लोन कह देते हैं। ये कुछ डिफरेंट नाम भी है इसके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डज इंडिया नीड बायो रेमेडिएशन। देखो क्या है बायो रीमेडिएशन, तो सिंपल याद रखना, बायो रीमेडिएशन का मतलब है कि जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, जैसे कचरा है, उसको क्यों ना हम बायो तरीके से, यानी कि हेल्दी तरीके से डिग्रेड करते हैं। जैसे होता है ना कि आपने फल फ्रूट खाए, ठीक है, आपने फल खाए, केले का छिलका फेंक दिया, उसको तो शाम तक देखोगे, सुबह तक देखोगे, खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो नेचर में पहले से अवेलेबल बैक्टीरिया है वो उसे खा जाते हैं। तो क्यों ना हम जितने भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल उसे इसी तरीके से खत्म करने की कोशिश करें, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो रीमेडिएशन। Human waste leading to a world where access to clean air, water and soil is becoming increasingly difficult. The solution is to prolong, reduce waste and clean up the waste already made. Bioremediation literally means restoring life through biology. It harnesses microorganisms such as bacteria, fungi, algae, and plants to sequester or transform toxic substances such as oil, pesticides, plastics, or heavy metals. These organisms metabolize these pollutants as food, breaking them down into harmless byproducts such as water, carbon dioxide और organic acid। तो सबसे अच्छा देखो, आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, समझना, काफी न्यूज में चल रहा है, आपने देखा होगा ना, यूरेनियम। आपने बिहार वाली न्यूज पढ़ी होगी कि बिहार में एक गांव है, वहां पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ वुमेन है जो बेसिकली मदर हैं, उनके ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम पाया गया है। अब सोचो यूरेनियम कितना हार्मफुल होता है। वो यूरेनियम बेसिकली क्या, कैसे पहुंचा होगा, तो धीरे 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 उसको कहीं वेस्ट कर दिया,
जैसे कचरे का पहाड़ बना होता है, कचरा डाल देते हैं तो कचरा का वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएंगे कंपोनेंट, तो क्या करते हैं वो नीचे जाते 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 रिश्ते 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 नीचे वाटर लेवल में या कहीं ना कहीं वाटर में मर्ज हो जाते हैं। फिर वही पानी कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे फूड सिस्टम का, फूड चेन का पार्ट बन जाता है। जब फूड चेन का पार्ट बन जाता है तो हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, बॉडी में पहुंच जाता है तो सीधी सी बात है आपके ब्रेस्ट मिल्क में भी पहुंच जाएगा। अब सोचो, माँ का दूध इतना हेल्दी माना जाता है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स तो थे, ऐसे काफी बार हमने पढ़ी है रिसर्च वगैरह, अब उसके अंदर यूरेनियम जैसे टॉक्सिक है ना चीजें भी मिलने लगी हैं। तो कैसे तुम कहाँ अपने आप को देख पाओगे, कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर देख पाओगे जब ऐसी हरकतें हमारे सामने देखने को मिलती हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसको क्या करो, बायो जो आपका रीमेडिएशन है उसके तरीके से खत्म किया जाए, यानी कि जो बायो डिग्रेडेबल जो एंजाइम्स है, बेसिकली बैक्टीरिया, फंगी जो भी हमारे पास, उनका यूज करें और उनसे उनको क्या करते ब्रेक करवा दे, तो होगा क्या, जो हार्मफुल केमिकल्स है वो खत्म हो जाएंगे और हमारे नेचर को बचाया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेट जो टारगेट जाता है वो हमारा क्या है, अर्थ रहनी चाहिए। अब चाहे अर्थ को आप ग्लोबल टेम्परेचर की रेंज में चेक कर लो, आप COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पढ़ लो, आप UNFCCC पढ़ लो, ये सब भी तो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने के लिए अर्थ के लिए काम कर रहे हैं। 2070 2050 टारगेट, ये सब यही तो है कि हमें अर्थ को बचाना है। तो यही नहीं है कि हमें इससे टेम्परेचर ही कम करना है, हमें सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट या ये सभी करना नहीं, हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो बस उसी की बात कर रहा है। और वहां पर दो तरीके बताए गए हैं, कौन कौन से, देयर आर 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ बायो रिमेडिएटर्स। याद रखना एग्जाम के लिए ये डेफिनेशंस पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इन सीतु बायो रिमेडिएशन, एक होता है एक्स सेतु। तो इन सेतु क्या है, वेयर ट्रीटमेंट हैपेंस डायरेक्टली एट द कंटामिनेटेड साइट सच एज व्हेन ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया इज स्प्रेड ऑन द एन ओशियन स्पिल। जैसे ओशियन के अंदर ऑयल गिर गया तो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया वहीं डाल दो, तो उस बैक्टीरिया क्या करेगा, वहीं सारा ऑयल खत्म कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, तो जो मैरीन लाइफ है वो बच जाएगी। हम पढ़ते हैं ना हाई सीज ट्रीटी है ना, PBNJ, वो सब वही काम कर जाएगा। एक होता है एक्स सीतु। एक्स सीतु का मतलब होता है वेयर कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर इज रिमूव्ड, ट्रीटेड इन ए कंट्रोल्ड फैसिलिटी एंड रिटर्न्ड वंस क्लीन। या फिर उस पानी को पूरे को उठाओ, उसे लेकर जाओ लैब में कहीं पर, वहां पर उसका ट्रीटमेंट करो, फिर वापस छोड़ दो। दो तरीके बताए गए हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स आर डिजाइंड टू डिग्रेड टफ केमिकल्स लाइक प्लास्टिक्स और ऑयल रेजिड्यूज दैट नेचुरल स्पीसीज स्ट्रगल विद, तो ना ऐसे बनाए जा सकते हैं। इंडियाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज कम एट ए हैवी एनवायरमेंटल कॉस्ट, ऑल्दो पॉल्यूशन हैज बीन रिड्यूसिंग रिवर्स सच एज गंगा, यमुना रिसीव्स अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल डेली, है ना। तो आपने देखा होगा नमामि गंगे, क्लीन गंगा प्रोग्राम चले थे ना, चले ही आ रहे हैं, आज तक उन पे कुछ इतना एक्शन देखने को नहीं मिलता। तो क्यों ना हम उनको एक्स सेतु या फिर इन सेतु में काम करना शुरू कर देते। तो एक नई अप्रोच के साथ इस आर्टिकल को लिखा गया है। चीजें सारी इसकी सारी सेम टू सेम पहले वाली है जो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है कैप्चरिंग अर्बन डायनेमिज्म इन द 2027 सेंसस। सिंपल सा आर्टिकल है, सेंसस की बात कर रहा है। काफी टाइम हमने पढ़ा है सेंसस, ठीक है। लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, फिर 2021 में होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 हम इसे नहीं कर पाए थे, ठीक है। पहली बार कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था, जो अनऑफिशियली था, किसके द्वारा, लॉर्ड मायो, उस समय हमारे वाइसराय हुआ करते थे इंडिया के, ठीक है। फिर 1881 में हमारे वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुआ, ठीक है। उसके बाद हर 10 साल में होता है 10 ईयर, ठीक है। तो इस बार जो होगा उसमें हमें किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अर्बन डायनामिज्म पे ध्यान देना चाहिए। बस यही कहने की कोशिश कर रहा है। The 2027 census will be the world's largest administrative exercise of its kind, the bedrock of India's policy, scheme design and fiscal allocations. The census provides a snapshot of the lived reality of citizens. The 2027 census will have dedicated mobile apps for digital data collection. वो सब चीजें यूज की जाएंगी उसमें, स्टेट, यूटी, कितने लोग हैं, है ना, क्या सेक्स रेशियो है, क्या लिटरेसी रेट है, सब चीजें हम उसमें काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो होगा, जब होगा तब उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है, सिंपल सा रखना, ठीक है। करता कौन है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काम करते हैं। कौन से उसमें आता है, तो याद रखना हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट होती हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट में आता है आर्टिकल 246, ठीक है। फर्स्ट सेंसस 1872, ठीक है। उसके बाद 1881 मैंने कहा था, ये वाला आपका लॉर्ड रिपन के समय। तो वही सब बातें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। द न्यू एक्शन प्लान ऑन AMR नीड्स ए शॉट इन द आर्म। देखो क्या है AMR, AMR क्या होता है,
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मैंने काफी बार ये चीजें आपको बताई है कि जब भी कभी हम बीमार होते हैं तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा सा जुकाम लगते, थोड़ा सा बुखार होते हमें टैबलेट ले लेनी चाहिए, नहीं। क्योंकि आफ्टर कोविड-19 एएमआर बहुत तेजी से बढ़ा है। एएमआर से लगभग साल भर में 4 से 5 मिलियन लोगों की डेथ होती है वर्ल्ड वाइड। क्या है एएमआर? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि आपने एक बार टैबलेट ली, ठीक हो गए, फिर ली, फिर ठीक हो गए, फिर बैक्टीरिया रेजिस्ट करने लग जाएगा, फिर एक टैबलेट में आप ठीक नहीं होगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 टैबलेट लोगे, फिर धीरे धीरे आप ठीक होने शुरू होगे। तो होता क्या है कि जो बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस करने लग जाता है और रेजिस्ट करेगा तो डेफिनेटली एएमआर क्रिएट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको डिजीज होगी, डेफिनेटली दवाई आपको शूट करेगी नहीं, देन आपकी डेथ हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें बिल्कुल नॉर्मल हमारे जो कहते हैं ना देसी तरीके, देसी नुस्खे वो अपनाने चाहिए। जुकाम लग गई तो तुमने काढ़ा बना के पी लिया ना, जो भी हमारे देसी तरीके, बस मेडिसिन पे नहीं जाना चाहिए। अगर जाओगे तो डेफिनेटली एएमआर बढ़ेगा। और एएमआर के केस कोरोना के बाद ज्यादा बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 में सबको बेसिकली लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, सबको कहीं होता था ना, हॉस्पिटल में बंद कर देते थे, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो उस चक्कर में लोग क्या कर रहे थे, जबरदस्ती दवाइयां खा रहे थे, उसके बाद एएमआर बढ़ा है। तो इंडिया पहला जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल चलाया था वो 2017 में चलाया था, फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना। अब इंडिया ने नया एक्शन प्लान बनाया है जिसको हमने एएमआर 2.0 दिया है, जिसमें क्या करेंगे 2025 से 2029 के बीच में एएमआर को खत्म करने का टारगेट करेंगे। याद रखना, अभी मैंने आपसे कहा था WHO, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ओबेसिटी वाले में, WHO हैज डिक्लेयर्ड एएमआर एज साइलेंट पेंडेमिक। एएमआर को क्या अनाउंस किया उसने? साइलेंट पेंडेमिक, यानी कि साइलेंटली मार रहा है। जैसे टीबी है, सबको पता है टीबी है, ठीक है, इलाज हो सकता है, नहीं लिया इलाज तो मर जाओगे, बट इसका पता ही नहीं है, फिर भी लोग, समझ गए ना। तो ये साइलेंट पेंडेमिक, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए हम इसको लेकर आ रहे हैं। इज अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, वेटरनरी प्रैक्टिस, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, वेस्ट सिस्टम, सबको ये पूरे एंटायर फूड सिस्टम को ही चेंज कर रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंटल डिस्चार्ज connect these sectors in powerful ways. AMR does not remain confined to the hospitals. It moves through soil, water, livestock, markets, and food systems, making it a true One Health challenge. Therefore, any national plan must be matched by real and coordinated actions across all levels of the governance. तो हमने इसको चला दिया। पहला 2017 में आया था। India's broader public health experience shows that real progress happens only when the center and the state work within a structured, mutually accountable system. NAP AMR 2.0 represent a more mature and implementation oriented framework. वही सब बातें लिखी हुई हैं। An important advancement is the recognition that India cannot address AMR without meaningful participation from the private sector, which delivers a major proportion of the healthcare and the veterinary services. तो दोनों मिलकर उससे करने वाले हैं और कुछ नहीं है। Center moves bills for pan, masala, cess and higher duties on tobacco प्रोडक्ट्स। देखो जो भी तंबाकू और जो पान मसाला की प्रोडक्ट है, देखो उनको क्या कहा गया? सिन प्रोडक्ट। तो देखो हमने एक बार पढ़ा था जीएसटी, और इस बार तो जीएसटी 2.0 भी आया था, इसके ऊपर हमने एमआईटी भी डाली थी, डेफिनेटली आप वहां भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा भी है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई 2017, और 1 जुलाई को हम क्या बनाते हैं? जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से लाया गया था, और इसको एज ए वन नेशन वन टैक्स के रूप में लाया गया था, और निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? लगा दिया गया। जब लगा दिया गया तो होता क्या है कि जो पैसा कलेक्ट किया गया स्टेट से, पहले क्या होता था, सारा पैसा स्टेट्स के पास रहता था, कुछ कुछ जाता था, अब सब रहेगा छोड़कर लीकर, और दूसरा कौन सा है आपका? जो पेट्रोल डीजल है उनके अलावा, ठीक है। अब सेंटर ज्यादा पावरफुल हो गया तो सेंटर के पास पैसा आया। अब सेंटर उस पैसे को डिविजिबल पूल में रखता है, यानी कि कितना पैसा वापस से बांटा जाएगा स्टेट को। तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ये बैठा हुआ है, 5 मेंबर होते हैं। आज के दिन कौन सा है? तो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसका नाम क्या है? तो NK सिंह, नंद कुमार सिंह, ठीक है, उसको चेयर कर रहे हैं। 16th अगले साल से चलेगा, उसको अरविंद पनघड़िया लीड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था, 14th फाइनेंस कमीशन ने, कि जो पैसा तुम डिविजिबल पूल में से देते हो स्टेट्स को,
वो पहले 32% होता था, इसने क्या किया, इसे बढ़ाकर 42 करने की बात कह दी कि 42% दो। यानी कि पूरे भारत से अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको लगभग 42 रुपीज वापस बांट देने चाहिए सभी स्टेट में। अब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है वहां पर कैसा माहौल, उस हिसाब से बांट दो, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है 15th फाइनेंस कमीशन ये 41% ही देते हैं। तो अभी जो स्टेट जो है, जैसे साउथ इंडियन स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बीच में यही बीच में प्रॉब्लम चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई हमें क्या चाहिए, जो आपका जो शेयर है डिविजिबल पूल में से वो 41% से 50% चाहिए, ठीक है। दूसरा जिसकी ये बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जो सेंटर है वो जो सिन प्रोडक्ट है, अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिर आ जाएंगे उस पर। अब सिन प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो पहले जीएसटी आपने देखा होगा 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब इन्होंने क्या किया, आपका सीधा कौन सा कर दिया, 0 यानी 5, 18, 28 और सीधा 40%। अब जो 40% है वो क्या है, सिन प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट जिनके खाने से नुकसान डेथ होती है, जैसे तंबाकू, मसाला, ये सब। अब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा हम क्या लेंगे, ड्यूटीज लेंगे, जिसको हम सेस कहते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक तो वो पैसा जो आ रहा था जीएसटी के थ्रू वो तो डिविजिबल पूल में था, फाइनेंस कमीशन डिविजिबल कर रहा था वो ना, उसको बांट रहा था। बट ये जो पैसा आएगा वो डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसे हम कहते हैं सेस और एक को कहते हैं सरचार्ज। सिन गुड समझ गए ना, जो खतरनाक है सेहत के लिए, ठीक है। अब सेस और सरचार्ज क्या होता है, तो सिंपल से याद रखना, सेस सरचार्ज याद रखना, ये डिविजिबल पूल में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको शेयर नहीं करती है विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो जितना ज्यादा बढ़ाती है उतना सेंटर के पास पैसा बढ़ता है, स्टेट के पास नहीं बढ़ता है। तो साउथ इंडियन स्टेट क्या कह रहे हैं, जो 41% से 50% करवाना चाहते हैं आपके डिविजिबल पूल को, दे आर डिमांडिंग टू शेयर द सेस एंड सरचार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसे भी करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती क्योंकि पैसा उसकी जेब में जाता है। देखो होता क्या है, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, इसका मतलब भी होता है टैक्स ऑन टैक्स। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, देखो मैंने कहा मैंने 100 रुपए का कुछ खरीदा, 10% उस पर जीएसटी लगी, 110 रुपए हो गए, ठीक है। अब 10 रुपए जो मेरे लगे हैं एक्स्ट्रा, उस 10 रुपए के ऊपर तुमने मुझसे सेस ले लिया, किसके नाम पर, हेल्थ के नाम पर, ठीक है, किसके नाम पर, एनवायरमेंट के नाम पर, किसके नाम पर, बच्चों के एजुकेशन के नाम पर। मतलब मान लो मैं किसी होटल में खाना खाने गया, मैंने 1000 रुपए का खाना खाया, तो मुझसे कहेंगे कि भाई साहब आपको जितना जीएसटी वेस्ट लगी थी उसके अलावा तुम्हें 10% और देना होगा। इसलिए क्योंकि उस पैसे को हमारी सरकार क्या करेगी, हेल्थ में यूज करेगी। आप अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हो, कल आप बीमार हो जाओगे तो आपको आयुष्मान भारत में आपका इलाज भी तो कर रहे हैं, तो समझ गए ना, जस्ट मजाक में। तो ऐसे वो सेस ले लेती है, टैक्स ऑन टैक्स, एजुकेशन के नाम पे, एनवायरमेंट को अच्छा करने के लिए, ठीक है। एक होता है टैक्स ऑन टैक्स जिसे हम सरचार्ज कहते हैं, ये लगता है इनकम टैक्स के ऊपर, ठीक है, जो आपकी इनकम होती है, ठीक है, जो आप पैसा कमाते हो एज ए कंपनी या एज ए इंडिविजुअल। मान लो किसी की सैलरी 30 लाख रुपए है, ठीक है, पर ईयर, ठीक है, मंथ नहीं है, और उसने मान लो 30% जीएसटी भरी, तो कहेंगे नहीं भाई साहब 3% अलग से देना होगा, 4% अलग से देना होगा, टैक्स ऑन टैक्स सरचार्ज। और वो डायरेक्टली कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एंड दीज टैक्सेस आर नॉट सेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, समझ गए। तो अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, वो चाह रही हैं कि जो सिन प्रोडक्ट है उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगे, यानी कि सेस और सरचार्ज लगे, ठीक है। बेसिकली हम ये काफी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टेबल द 2 बिल्स, द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, ठीक है। एक तो ये आया है, नाम याद रखना इसका, बिल है, जब पास हो जाएगा पढ़ लेंगे। एंड द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 अमिड अपोजिशन स्लोगनिंग, ठीक है। द बिल्स आर aimed at replacing the revenue from the goods and services tax, GST compensation cess on tobacco product, ठीक है। The health security say National Security Cess also proposed to augment funding for health and the national security through levy of the cess on machines installed or other processes undertake manufacture of the pan masala। तो इन सब के ऊपर लगाने की बात की जा रही है, just to collect extra tax। A cess is a form of tax that is levied for a specific purpose. It is a tax on tax imposed in addition to an existing tax like excise or income tax, and the revenues are marked for a particular use. Cesses are typically charged for a specific time period or until the government has gathered enough funds. 80th Amendment Bill formally amended Article 270 explicitly excluding cesses and surcharges from the divisible pool.
सेसिस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 277। ये भी याद रखना, डेफिनेटली पूछ लेता है ना आर्टिकल्स फैक्चुअल डाटा। ठीक है, जैसे एजुकेशन सेस हो गया, स्वच्छ भारत सेस हो गया, फ्यूल सेस हो गया, ये सब कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।